वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग नोट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मेकोलॉजी की फोर्थ यूनिट जिसका नाम है ड्रग यूजिंग ऑन जीआई सिस्टम। ठीक है, जीआई सिस्टम जो होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सिस्टम होता है उसमें ड्रग कैसे काम करता है वो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले। तो सबसे पहले आज हम एंटी इमिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एंटी इमिटिक्स क्या होता है, ये जो ड्रग होता है वो कैसे वर्क करता है बॉडी के ऊपर, उसकी क्या क्या क्लासिफिकेशन होती है, इसकी कितनी क्लासेस होती है, वो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आपका स्वागत है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि हम आपको ड्रग से रिलेटेड सारी वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। एंटी इमिटिक्स क्या होता है? ठीक है, एंटी इमिटिक्स ड्रग आर मेडिकेशन यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट नोजिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है, एंटी इमिटिक्स जो ड्रग होती है ना वो एक प्रकार की दवाइयाँ होती है जो कि क्या करती है, जो नोजिया और वॉमिटिंग होती है ना उसको प्रिवेंट करती है। अब नोजिया क्या होता है? नोजिया मतलब जो हमें फीलिंग आती है अंदर से, क्या हमें वॉमिटिंग होने वाली है, तो उसको नोजिया बोलते हैं। ठीक है, वॉमिटिंग तो सबको पता है कि क्या होता है, उल्टी करना। ठीक है, जो वोमिटिंग और नोजिया होता है ना उसको प्रिवेंट करती है, उसको होने नहीं देती एंटी इमिटिक्स। ठीक है, अगर हो रही है तो उससे बचाती है। They work through different mechanisms टारगेटिंग द ब्रेन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। ठीक है, ये कैसे वर्क करती है, जो इसके अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं, क्योंकि हर एक वॉमिटिंग के ऊपर हर एक कोई ना कोई रीजन होता है। ठीक है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म के ऊपर काम करती है। टारगेट द ब्रेन, क्योंकि ब्रेन के ऊपर कैसे काम करेगी, क्योंकि ब्रेन ही हमारा सिग्नल पहुंचाता है वॉमिटिंग कराने के लिए, हमारे एब्डोमन को, हमारे स्टमक को, हमारे पेट को, मतलब इन सबको सिग्नल पहुंचाता है। तो ब्रेन को भी टारगेट करती है। साथ ही साथ गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो होते हैं ना, जैसे हमारा स्टमक हो गया और हमारा डायफ्राम हो गया, तो सॉरी जो स्टमक हो गया और इंटेस्टाइन्स हो गई, यहाँ से बैक फ्लो ना हो पाए तो उसके लिए भी एंटीमिटिक्स का वर्क होता है। तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं और टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स हमने 6 टाइप्स में डिवाइड किया है। वैसे तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 7-8 होते हैं, लेकिन हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको 6 टाइप्स में। ठीक है, तो इस जो फर्स्ट होता है वो डोपामिन एंटागोनिस्ट होता है, एंटा एंटागनिस्ट होता है। ठीक है, सीरोटोनिन क्या होता है? सीरोटोनिन 5H3, जिसको 5H3 भी बोलते हैं, एंटागोनिस्ट। ठीक है, और एंटी हिस्टामिन्स H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। एंटी कोलिनर्जिक हो गया न्यूरोकाइनिन 1, जिसको NK1 भी बोलते हैं, रिसेप्टर एंटागनिस्ट, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होता है। ठीक है, ये 6 पार्ट्स में 6 टाइप्स में डिवाइडेड है। नोट में क्या है, एंटागनिस्ट मतलब अपोजिट। ठीक है, डोपामिन एंटागनिस्ट मतलब जो डोपामिन को अपोजिट में जो काम करेगी ना वो डोपामिन एंटागनिस्ट है। डोपामिन के अगेंस्ट में कैसे काम करेगी? देखो, अगर डोपामिन सिक्रीट हो रहा है वोमिटिंग कराने के लिए, तो वो जो एंटीमिटिक्स होती है उसका अपोजिट में काम करेगी, कि वो जो सिग्नल जो आ रहे हैं ना तो उनको सिग्नल को रोक सके। ठीक है, तो वो उसके अपोजिट में काम करेगी कि सिग्नल ना पहुंचे वहां पे, ताकि उसको वोमिटिंग ना हो, ऐसे काम करेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले डोपामिन एंटागनिस्ट पढ़ लेते हैं क्या होता है। डोपामिन एंटागनिस्ट, डोपामिन D2। ठीक है, डोपामिन को D2 भी बोलते हैं। एंटागनिस्ट आर अ क्लास ऑफ एंटी इमिटिक्स ड्रग दैट ब्लॉक डोपामिन रिसेप्टर्स इन द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ठीक है, जो डोपामिन जो D2 होता है वो क्या करता है, एक एक प्रकार की जो एंटी इमिटिक्स ड्रग का एक क्लास है। ठीक है, एक प्रकार की ब्रांच है जो क्या करती है, जो डोपामिन जो रिसेप्टर्स होते हैं ना उनको जो CTZ जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है ना, जो ब्रेन से निकलता है, ये एक प्रकार का सिग्नल होता है, तो उसको क्या करती है, उसको रिड्यूस कर देती है। ठीक है, क्या करती है, उसको टारगेट करती है और रिड्यूस कर देती है, जिससे क्या हो, जो सिग्नल हो वो सिग्नल ना पहुंच पाए। ठीक है, प्रिवेंटिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया एंड वॉमिटिंग को प्रिवेंट के लिए यूज होता है डोपामिन एंटागनिस्ट का। ठीक है, दे आल्सो यूज्ड एज प्रोकाइनेटिक एजेंट्स टू इनहेंस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी। ठीक है, देखो ये क्या करती है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की जो मोटिलिटी होता है ना उसको रिड्यूस करती है, इसको इनहेंस करती है, ताकि क्या जो नोजिया और वोमिटिंग का जो प्रोसेस होने वाली है वो कम हो जाए, ना हो। ठीक है, इसके लिए डोपामिन एंटागनिस्ट वर्क करता है। अब सबसे पहले मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म से ही हम सबको समझ में आएगा। ठीक है, ब्लॉक D2 रिसेप्टर इन द CTZ। CTZ मतलब द पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है ना, सिटीजन मैंने आपको बताया था कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है। ठीक है, ये क्या करता है,
ये इसके लिए रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि जो अपना कौन सा ड्रग है, डोपामिन एंटागनिस्ट, ठीक है। ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और क्या करता है, जो D2 जो रिसेप्टर्स होते हैं ना उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और सीटीजेड जो होते हैं पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लिगेंटा, जो मेडुला ऑब्लिगेंटा का जो पार्ट्स होता है सीटीजेड, क्या जिसको कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन भी बोलते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट टॉक्सिन एंड ट्रिगरिंग वॉमिटिंग, ठीक है। ये क्या करता है, ऐसे वर्क करता है कि जो टॉक्सिन्स जो होते हैं, ठीक है, टॉक्सिन्स को डिटेक्ट करता है और जो ट्रिगर करता है वॉमिटिंग को, कि वॉमिटिंग ना हो पाए, ऐसे काम करता है, ठीक है। सम ड्रग एग्जांपल मेटाक्लोप्रोमाइड आल्सो इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी बाय स्टिमुलेट 5HT4 receptors helping to delayed gastric empathy, गेस्टो फेरेसिस, ठीक है। ओवरऑल इफेक्ट्स देख लेते हैं, रिड्यूस नोजिया वोमिटिंग, इम्प्रूव स्टमक इम्पटी, ठीक है। क्या करता है, जो नोजिया और वोमिटिंग होता है उनको रिड्यूस कर देता है और जो पेट को होता है खाली कर देता है, इम्प्रूव स्टमक इम्पटी, ठीक है, पेट को खाली करने की कोशिश करता है जो हमारा ये ड्रग होता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, देखो सिग्नल्स जो पहुंचाते थे, वीसी मतलब ये हमारा हो गया वॉमिटिंग सेंटर, और सीटीजेड मतलब हो गया कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ठीक है। ये एक प्रकार का ड्रग्स और टॉक्सिन्स होता है, ठीक है। वॉमिटिंग जैसे क्या हो गया, स्मेल टेस्ट, ठीक है। तो कोई सी भी चीज से स्मेल आई है, कोई सी भी चीज का टेस्ट खराब है, या फिर हमने मतलब जैसे खाना खराब हो जाता है वो खा लिया, तो उसके कारण क्या होगा, जो हमारा मेडुला ऑब्लिगेंटा होता है ना, उससे क्या जो मेडुला ऑब्लिगेंटा है, ठीक है, ये ब्रेन है हमारा, उसका जो मेडुला ऑब्लिगेंटा वाला पार्ट है, ठीक है। तो वहां से क्या होता है कि सिग्नल जाते हैं हमारे डायफ्राम को और स्टमक को, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो हमारा डायफ्राम होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करता है, मतलब रिलीज करता है और सुकड़ता है, और रिलीज करता है फिर सुकड़ता है, ठीक है। तो क्या होता है कि उसके कारण बैक फ्लो हो जाता है, बैक फ्लो होने के कारण क्या वॉमिटिंग हो जाती है, नोजिया होने के चांसेस है, ठीक है। नोजिया हमें फीलिंग आएगी कि हमें वॉमिटिंग होने वाली है, फिर वॉमिटिंग होती है। सीटीजेड क्या होता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ये ड्रग्स और टॉक्सिन्स होता है, ये भी हमारे सिग्नल्स के लिए वर्क करता है, ठीक है। ऐसे वर्क करता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कॉमन डोपामिन देख लेते हैं हम, जो एंटागनिस्ट एंड देयर यूजेस, ठीक है। तो सबसे पहले ड्रग है मेटाक्लोप्रोमाइड, ठीक है। मेटाक्लोप्रोमाइड का यूज क्या है, जीईआरडी के लिए होता है, गेस्टोफेरेसिस के लिए होता है, कीमोथेरेपी नोजिया के लिए होता है, ठीक है। जीईआरडी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जो गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्टिव डिसीज जो होती है ना उसके लिए होता है, ठीक है। डोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, 10 mg एवरेज 6 to 8 hours होता है एडल्ट के लिए, चिल्ड्रन के लिए 0.1 to 0.15 mg किलोग्राम पर बॉडी वेट होता है एवरी 6 to 8 hours के लिए। रूट के बारे में बात कर लेते हैं, ओरल, आईवी और आईएम दोनों प्रकार, तीनों प्रकार से दिया जा सकता है। अब देख लेते हैं, डोम्पेरिडोन हो जाता है सेकंड, जीआरडी गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्टिव डिसीज के लिए, गेस्ट्रो पेरेसिस के लिए से, ठीक है। और पार्किंसन डिसीज के लिए और नोजिया के लिए यूज होता है, ठीक है। 10 mg 3 times डे दिया जाता है एडल्ट को, और चाइल्ड को 0.25 mg पर किलोग्राम के हिसाब से दिया जाता है, 3 times डे दिया जाता है, ठीक है। ओरल दिया जाता है डोम्पेरिडोन। अब देख लेते हैं थर्ड, प्रोक्लोपेराजिन, ठीक है। प्रोक्लोपेराजिन मोशन सिकनेस के लिए दिया जाता है, माइग्रेन्स के लिए दिया जाता है, साइकोसिस रिलेटेड नोजिया के लिए दिया जाता है, ठीक है। 5 to 10 mg एवरी 6 to 8 hours एडल्ट को दिया जाता है, 0.25 mg पर किलोग्राम एवरी 6 hour चाइल्ड को दिया जाता है। ओरल, आईवी और आईएम तीनों प्रकार से दिया जा सकता है इसको, ठीक है। देन देख लेते हैं क्रोप्रोमेजिन, सॉरी, हाँ, क्लोप्रोमेजिन, ठीक है। सीवियर नोजी के लिए, सीजोफेरेनिया जो डिसऑर्डर होता है उसके लिए, साइकेट्रिक डिसऑर्डर के लिए भी दिया जाता है, ठीक है। 25 to 50 mg एवरी 6 to 8 hours जीरो एडल्ट को दिया जाता है, और चाइल्ड को 0.5 mg पर केजी एवरी 6 to 8 hours के लिए दिया जाता है। ओरल, आईवी और आईएम तीनों प्रकार से दिया जा सकता है। हेलोपेरिडोल के लिए क्या है, कीमोथेरेपी नोजिया के लिए दिया जाता है, पैलिटिव केयर नोजिया के लिए दिया जाता है, 0.5 to 5 mg एवरी 12 hours के लिए, और चाइल्ड के लिए नॉट कॉमन यूज इन चाइल्ड, ठीक है।
चाइल्ड के लिए यूज नहीं होता है इसको, ठीक है। ओरल, आईवी और आईएम तीनों प्रकार से दिया जा सकता है। तो ये हो गई हमारे जो यूजेस होता है और ड्रग्स के बारे में बात, ठीक है। नोट के अंदर देख लेते हैं, डोसेज शुड बी एडजस्ट बेस्ड ऑन पेशेंट वेट, रीनल फंक्शन एंड सीवियरिटी ऑफ नोजिया, ठीक है। डोज कहाँ मतलब ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है जैसे बॉडी का, पेशेंट का बॉडी वेट क्या है, क्योंकि बॉडी के वेट के हिसाब से भी डोज को हाई किया जाता है। रीनल फंक्शन उसका कैसा है और सीवियरिटी मतलब नोजिया उसको कैसा है, सीवियर है या क्रोनिक है या मतलब ज्यादा है, ठीक है। इंडिकेशंस की बात कर लेते हैं। इंडिकेशंस क्या क्या, गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो के लिए के उसमें दिया जा सकता है। नोजिया एंड वॉमिटिंग कंट्रोल के लिए जो इंडिकेशन होता है वो नोजिया एंड वॉमिटिंग कंट्रोल के लिए हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक यूजेस, जैसे न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, साइकेट्रिक जो डिजीजेज होती है, साइकेट्रिक यूजेस, देखो एग्जाम्पल में हो गया सीजोफ्रेनिया हो गया, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, और जो भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं ना उनके लिए भी ये ड्रग दिया जाता है। जैसे देखो क्लोप्रोमाइजिन हो गया, क्लोप्रोमैक्सिन हो गया, हेलोपेरिडोल हो गया, ये भी यूज होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं हम। कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड कॉजेन क्या क्या हो सकता है। नॉट रिकमेंडेड इन पार्किंसंस, जो जिसको डिसीज होती है उनको नहीं दिया जा सकता। सीवियर लीवर एंड किडनी डिसीज वालों को नहीं दिया जा सकता। गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग अगर हो रही है तो नहीं दिया जा सकता ये ड्रग, ठीक है। यूजर्स विद कॉजन, किस किस को मतलब प्रोटेक्शन की जरूरत है अगर इसको देने के लिए, तो प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन जो होती है ना उनको नहीं दिया जा सकता, लेकिन एक बार डॉक्टर के कंसल्टेशन से आप दे सकते हैं इसको अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। इल्डरली पेशेंट जो ओवर एज जो होते हैं ना उनको जैसे हाई रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट्स हो सकता है, स्पेशली ईपीएस मतलब जो होता है ना एक्स्ट्रा पैरामीटर सिंड्रोम जो होता है ना उन हो सकता है, तो जिनमें है, ठीक है। और चाइल्ड को नहीं दिया जा सकता, ठीक है। साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं तो कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है, ड्राउजीनेस हो गया, डिजीनेस हो गया, ड्राई माउथ हो गया और डायरिया और कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कॉमन, ठीक है। सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है एक्स्ट्रा पैरामीटर्स जो सिंड्रोम होता है, तो एक्यूट डिस्टोनिया हो सकता है, मसल स्पाज्म, एकाथियासिस भी हो थियासिस भी हो सकता है, रिस्टलेसनेस भी हो सकता है, पार्किंसन डिसीज जैसे ट्रीमर्स हो गया, रिजिडिटी हो गया, तो ये साइड इफेक्ट्स हो सकता है, ठीक है। अब सीरोटोनिन जो 5-HT3 जो एंटागनिस्ट जो होते हैं ना उनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सीरोटोनिन 5-HT3 जो इसका फार्मूला होता है, रिसेप्टर एंटागनिस्ट are a class of antiemetics that prevent nausea and vomiting by blocking serotonin receptor in the chemoreceptor trigger zone, CTZ and gastrointestinal GI tract, ठीक है। ये क्या जो ड्रग होते हैं ना, देखो सीरोटोनिन वो क्या कर देते हैं, एक प्रकार का एंटीएमिटिक्स ड्रग है और ये भी नोजिया एंड वॉमिटिंग को प्रिवेंट में यूज होते हैं, लेकिन ये क्या करता है, जो ब्लॉकिंग सीरोटोनिन रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, जो CTZ होता है, जो कीमो रिसेप्टर जो ट्रिगर जोन होता है एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट होता है ना, उसमें क्या करती है कि ब्लॉक कर देती है, जिससे क्या जो नोजिया और वॉमिटिंग के जो सिग्नल्स आए वो सिग्नल ना आ पाए, ठीक है। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि इससे ही हमें समझ में आना है। ब्लॉक 5-HT3 रिसेप्टर इन द कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, जिसको प्रिवेंट वॉमिटिंग सिग्नल्स फ्रॉम रीचिंग इन द ब्रेन, ठीक है। जो CTZ होता है ना वो क्या करता है, जो हमारे वॉमिटिंग और जो नोजिया के जो सिग्नल्स होता है ना वो पहुंचाता है, कहाँ से पहुंचाता है, जो मेडुला ऑब्लोंगेंटा होता है हमारा ब्रेन का पार्ट, वहाँ पे ये जो सिचुएटेड होता है, ठीक है, वहाँ से ये सिग्नल पहुंचाता है। तो जो हमारी सीरोटोनिन जो मेडिसिन होती है ना वो कैसे वर्क करती है, जो ये सिग्नल्स पहुंचा रहे हैं उसको ब्लॉक कर देती है, उसको रिड्यूस कर देती है, ठीक है। ब्लॉक 5-HT3 रिसेप्टर, ठीक है, जो सीरोटोनिन रिसेप्टर्स होते हैं ना वो ब्लॉक कर देती है, जिससे क्या ब्रेन से सिग्नल ना जा पाए, ब्रेन तक सिग्नल ना पाए। वेगस नर्व इन द गट्स, जो वेगस नर्व होती है जो हमारी नाक में होती है, वहां भी क्या हो जाती है, स्टॉप सीरोटोनिन फ्रॉम ट्रिगर नोजिया, ठीक है। जो नोजिया को ट्रिगर करती है, नोजिया को जो लाने की कोशिश करती है, तो सीरोटोनिन वो होती है स्टॉप कर देती है वेगस नर्व को। ओवरऑल देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटी नोजिया एक्शन जो, ठीक है, ये क्या करती है, जो नोजिया जो होता है ना एंटी नोजिया, उसको एक्शन में स्ट्रॉन्ग कर देती है ताकि जो नोजिया ना आ पाए, स्पेशली फॉर कीमोथेरेपी एंड सर्जिकल रिलेटेड नोजिया, ठीक है। क्या कीमोथेरेपी में हम जो बहुत सारे ड्रग्स देते हैं ना, तो उससे क्या HCl सीक्रेट हो जाता है और क्या बहुत सारी मतलब नोजिया होने के चांस हो सकते हैं, वॉमिटिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, तो ये क्या कर देती है, उसको रिड्यूस कर देती है, सर्जरी रिलेटेड नोजिया को भी रिड्यूस कर देती है। कॉमन सीरोटोनिन जो ड्रग्स होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ओंडेस्टोन हो गया, ग्रेनिस्ट्रोन हो गया, पेलोनोट्रॉन हो गया और डेलो
डेलासेट्रॉन हो गया, ठीक है। तो ऑन्डेस्ट्रोन जो CINV और PONV में दिया जा सकता है प्रेग्नेंट नोजिया। देखो CINV क्या होता है, देखो CINV मतलब कीमोथेरेपी इंक्लूडेड नोजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है। और PONV पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है। इनके लिए यूज होता है। डोसेज के बारे में 4 to 8 mg 8 आवर्स के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। डोसेज ये एडल्ट के अंदर हो गया। और चाइल्ड के अंदर क्या होगा, 0.15 mg पर kg एवरी 8 आवर्स, ठीक है। ओरल और आईवी दोनों टाइप से दिया जा सकता है। और गेनिस्ट्रोन को क्या हो गया, CINV और रेडिएशन इंक्लूडेड नोजिया हो सकता है के लिए यूज हो सकता है। डोसेस के बारे में एडल्ट के बारे में 1-2 mg वंस mg, ठीक है, वंस डेली। और चाइल्ड के बारे में 0.01 mg किलोग्राम आईवी ओनली, आईवी वंस, ठीक है। ओरली आईवी और पैचेस में और यूज रूट हो सकता है, ठीक है। और पेलोनेस्टोन CINV और PONV के लिए यूज होता है। 0.25 mg एज अ सिंगल आईवी डोज हो सकता है एडल्ट के अंदर। और चाइल्ड को कोई रिकमेंडेड नहीं किया जा सकता है, ये आईवी दे सकते हैं। डेलेस्टोन PONV और CINV के लिए और 100 mg वंस बिफोर केमोथेरेपी, ठीक है, एडल्ट के लिए। और चाइल्ड के लिए क्या हो सकता है, 0.1 mg पर kg आईवी वंस, ठीक है, ओरल आईवी दिया जा सकता है। ये हो गया डोसेज। तो इंडिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। कीमोथेरेपी इंक्लूड नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। इन दोनों के लिए यूज होता ही है। रेडिएशन इंक्लूड नोजिया हो सकता है। प्रेग्नेंट रिलेटेड नोजिया ये के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। पेशेंट विद लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। क्यूटी सिंड्रोम क्या होता है, जो क्यूटी सिंड्रोम होता है, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम जो होता है वो हार्ट से रिलेटेड होता है। देखो जिस रिस्क फॉर एरेथमिया और इरेगुलर हार्ट बीट, ठीक है। जो इरेथमिया होता है जिसमें क्या हो जाता है, जो हमारी हार्ट बीट होती है वो इरेगुलर हो जाती है, तो उसके लिए नहीं दिया जा सकता। सीवियर लीवर डिसीज वालों पेशेंट को नहीं दिया जा सकता। पेशेंट टेकिंग सीरोटोनिन इंक्रीज ड्रग, एग्जाम्पल SSRI और ड्यू टू सीरोटोनिन सिंड्रोम रिस्क, ठीक है, इनको इन वाले पेशेंट को भी नहीं दिया सकता। यूज विद क्वेश्चन, देखो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और इल्डरली पेशेंट के लिए नहीं दिया जा सकता, ठीक है। देखो प्रेग्नेंट वुमेन के ऑन्डरस्टोन इज कॉमनली यूज फॉर बट शुड बी डिस्कस विद डॉक्टर। ऑन्डरस्टोन ले सकते हैं, फिर भी एक बार डॉक्टर से पूछना है। इल्डरली पेशेंट इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियक साइड इफेक्ट, ठीक है, कार्डियक साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है। साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं इसके क्या हो सकता है। कॉमन साइड इफेक्ट्स हेडेक, डिजीनेस और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और सीरियस साइड इफेक्ट में क्यूटी, प्रोलॉन्ग्ड रिस्क ऑफ हार्ट अरिथमिया जैसे टोर्साइड्स डे पेंट्स, ये पॉइंट्स इन वाले पेशेंट को भी नहीं दिया सकता, क्यूटी प्रोलॉन्ग्ड वालों को, ठीक है। क्योंकि इससे जो अरिथमिया जो हार्ट बीट होती है ना वो हमारी इरेगुलर हो जाती है, कभी लो कभी फास्ट, ठीक है। सीरोटोनिन सिंड्रोम वालों को, सीवियर कॉन्स्टिपेशन वालों को नहीं दिया जा सकता, मतलब ये साइड इफेक्ट हो सकता है। और जो साइड इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है, सीरियस हो सकता है, ठीक है, सॉरी। तो एंटी हिस्टामिन्स के बारे में बात कर लेते हैं। एंटी हिस्टामिन्स आर कॉमनली यूज्ड एंटी इमेटिक्स ड्रग ब्लॉकिंग हिस्टामिन्स H1 रिसेप्टर इन द ब्रेन, particularly in the vestibular system and the chemoreceptor trigger zone. They are also most effective motion sickness, vertigo and nausea due to inner ear डिसऑर्डर, ठीक है। एंटी हिस्टामिन्स क्या होता है, एक प्रकार का जो एंटीमेटिक्स ड्रग होता है, वो क्या कर देता है, जो हिस्टामिन जो H1 रिसेप्टर्स होते हैं ना, जो ब्रेन में होते हैं, कहाँ सिचुएटेड होते हैं, ये भी मेडुला ऑब्लिगेंटा की जो CTZ जो पार्ट्स होता है ना उसी में सिचुएटेड होते हैं। तो ये क्या कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है। और साथ साथ जो वेस्टिबुलर सिस्टम जो होता है ना, पार्टिकुलर वेस्टिबुलर सिस्टम, उसको भी ब्लॉक करने की कोशिश करता है। दे आर मोस्ट इफेक्टिव मोशन सिकनेस, ठीक है। ये मोशन सिकनेस जो होता है ना उसके लिए इफेक्टिव होता है। और वर्टिको एंड नोजिया ड्यू टू इनर ईयर डिसऑर्डर के लिए इफेक्टिव होता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। ब्लॉक H1 रिसेप्टर इन द वेस्टिबुलर सिस्टम, इनर ईयर, सिटीजन ब्रेन स्ट्रीम, ठीक है। ये क्या कर देता है, जो H1 जो रिसेप्टर होते हैं ना उनको ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण क्या वेस्टिबुलर सिस्टम जो इनर ईयर में जो होता है ना और सिटीजन ब्रेन स्ट्रीम में होता है ना, तो जो वहां से जो रिसेप्टर जो सिग्नल आते हैं ना वहां से ब्लॉक कर देता है। रिड्यूस स्टिमुलेशन एंड वॉमिटिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन, ठीक है। क्या कर देता है, जो स्टिमुलेशन होता है वॉमिटिंग का, जो स्टिमुलेशन ट्रांसफर होता है जो सिग्नल एक दूसरे से, तो वो क्या कर देता है, जो रिड्यूस कर देता है, ठीक है, जो ब्रेन के अंदर होता है, जो ब्रेन जो सेंटर होता है ब्रेन का, जो मेडुला ऑब्लिगेंटा। सम हैव एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज विच फर्दर हेल्प टू मोशन सिकनेस, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो क्या कर देती है, मोशन सिकनेस को हेल्प करती है फर्दर में, मतलब मोशन सिकनेस हो जाए वैसा हेल्प करती है, ठीक है। ओवरऑल इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं इसकी। एंटाहिस्टामिन्स की प्रिवेंट्स नोजिया, डिजीनेस एंड वॉमिटिंग
स्पेशली फ्रॉम मोशन रिलेटेड कॉजन। ठीक है, क्या करती है, जो नोजिया, डिजीनेस और वोमिटिंग को प्रिवेंट करती है, साथ ही साथ क्या करती है, मोशन सिकनेस से रिलेटेड जो भी कॉजन्स होते हैं ना, उससे प्रिवेंट करती है। देन एंटीहिस्टामिन ड्रग्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोमेथाजिन हो गया, मैक्लिजिन हो गया, डिफेन हाइड्रामाइड हो गया, और डीमे हाइड्रा हाइड्रीनेट हो गया, और हाइड्रोक्साइजीन जीन हो गया। ठीक है, तो प्रोमेथाजिन क्या था, मोशन सिकनेस के लिए, वर्टिगो, पीओ एनवी और प्रेग्नेंट कॉजन। पीओ एनवी मतलब मैंने आपको बता ही दिया, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए होता है। मोशन सिकनेस, वर्टिगो, पीओ एनवी और प्रेगनेंसी नोजिया के लिए यूज होता है प्राइमरी यूज में। ठीक है, डोजेस के बारे में 1 to 1.5 मतलब 12.5 से 25 mg एवरी 4 to 6 आवर्स के लिए दिया जा सकता है एडल्ट को, और चाइल्ड को 0.25 to 1 mg पर किलोग्राम एवरी 4 to 6 आवर्स के लिए। रूट के बारे में बात कर लेते हैं, ओरल आईवी और आईएम दिया जा सकता है। और मैक्लिजिन के लिए मोशन सिकनेस, वर्टिगो और मैनियस जो डिसीज होती है उसके लिए यूज होता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या 25 to 50 mg वंस डेली दिया जा सकता है जो एडल्ट को होता है, और चाइल्ड को नॉट रिकमेंडेड टू, मतलब जो 12 से कम साल के होते हैं उनको नहीं दिया जा सकता मैक्लिजिन। ठीक है, ये ओरल दिया जा सकता है और रूट इसका ओरल है। और डिफेन हाइड्रामाइड में क्या होता है, मोशन सिकनेस के लिए, एलर्जिक रिलेटेड नोजिया के लिए यूज होता है। डोसेस के बारे में 25 to 50 mg एवरी 6 to 8 आवर्स के लिए दिया सकता है एडल्ट के अंदर, और चाइल्ड के अंदर 1 mg पर किलोग्राम एवरी 6 to 8 आवर्स। और रूट के बारे में बात कर लेते हैं, ओरल आईवी और आईएम। और डीमेन हाइड्रीनेट जो होता है वो किसके लिए, मोशन सिकनेस और नोजिया के लिए प्राइमरी यूज में लिया जाता है। और एडल्ट के अंदर 50 mg एवरी 4 to 6 आवर्स के लिए। ठीक है, और चाइल्ड के अंदर 1 mg पर किलोग्राम एवरी 6 to 8 आवर्स। रूट के बारे में बात कर लेते हैं, ओरल, आईवी और आईएम तीनों प्रकार से दिया जा सकता है। हाइड्रोक्सीजीन हो गया, एंजाइटी रिलेटेड नोजिया और पीओ एनवी के लिए दिया जा सकता है। और एडल्ट में 25 to 100 mg एवरी 6 to 8 आवर्स, चाइल्ड के अंदर 0.6 mg पर केजी एवरी 6 to 8 आवर्स। और रूट ओरल और ओरल और आईएम दोनों दिया जा सकता है। इंडिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, मोशन सिकनेस के लिए यूज करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग पीओ एनवी के लिए यूज करते हैं, प्रेग्नेंट रिलेटेड नोजिया और माइल्ड कीमोथेरेपी इंक्लूड नोजिया इसके लिए यूज करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड कॉजन्स के बारे में बात कर लेते हैं, नॉट रिकमेंडेड इन ग्लूकोमा, जिनके अंदर जो इंट्रा ओकुलर प्रेशर जो होता है ना उनके लिए यूज नहीं होता। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया जो बीपीएच भी बोलते हैं, रिस्क ऑफ यूरिनरी रिटेंशन के लिए यूज नहीं होता। सीवियर लीवर एंड किडनी डिसीज दोस एडजस्ट में भी नीडेड। ठीक है, सीवियर लीवर एंड किडनी डिसीज के लिए नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर आप कम डोज में दे सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं तो आप दे सकते हैं उसको। यूज विथ कॉजन्स इन एल्डरली पेशेंट के लिए नहीं दे सकते। ठीक है, मतलब दे सकते हैं लेकिन उसको रिस्क हो सकता है कंफ्यूजन और फॉल्स का। ठीक है, प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग मूवमेंट सम आर सेफ बट आल्सो कंसल्ट विद अ डॉक्टर। ठीक है, अगर प्रेग्नेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उसको डॉक्टर से पीछे पूछे बिना नहीं देना है, चाइल्ड को नहीं दे सकते। ठीक है, साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं, ड्राउजीनेस एंड सेडेशन, मोस्ट एंटी हिस्टामिन कोज स्लीपनेस। ठीक है, जो हिस्टामिन ड्रग्स होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो स्लीपनेस मतलब नींद आती है, ड्राई माउथ हो सकता है, डिजीनेस, और ब्लड विजन मतलब जो दिखने में हमें ब्लर ब्लर दिखाई दे सकता है। ये हमारे साइड इफेक्ट्स हो गए। ठीक है, सीवियर साइड इफेक्ट्स में सीएनएस डिप्रेशन हो सकता है, जिससे एक्सेसिव ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। और सीवियर साइड इफेक्ट्स में एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स जैसे यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन एंड ड्राई माउथ हो सकता है। देन फोर्थ देख लेते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग ब्लॉक एसिटाइक्लोलीन। ठीक है, एसीएच बोलते हैं जिसको, रिसेप्टर इज इन द ब्रेन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, प्रिवेंट नाउजिया एंड वॉमिटिंग। दे आर स्पेशली इफेक्टिव ऑन मोशन सिकनेस एंड वर्टिगो बाय टारगेटिंग द वेस्टिबुलर सिस्टम। ठीक है, ये जो होता है कोलिनर्जिक जो ड्रग होता है वो भी ऐसे ही वर्क करता है, जो एसाइक्लो एसाइक्लो सॉरी
एसाई कोलिन जो ड्रग रिसेप्टर्स होता है ना उनको ब्लॉक कर देता है, और साथ ही साथ जो क्या करता है जो ब्रेन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है ना, वो भी एक तरह से मतलब वहां से सिग्नल पहुंचाने नहीं देता, प्रिवेंटिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग, ताकि जो नोजिया है और वॉमिटिंग है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, ये स्पेशली काय के लिए होता है, मोशन सिकनेस और वर्टिगो बाय टारगेटिंग द वेस्टिबुलर सिस्टम। जो वेस्टिबुलर सिस्टम होता है ना, मोशन सिकनेस और वर्टिगो के लिए टारगेट में यूज होता है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। ब्लॉक muscarinic M1 receptor in the vestibular system and vomiting center VC in brainstem। ठीक है, ब्रेनस्टेम। ठीक है, जो क्या करता है मस्क्रीनिक जो M1 रिसेप्टर होता है ना, वो जो वेस्टिबुलर सिस्टम होता है, वॉमिटिंग सेंटर स्ट्रीम, तो ये ब्लॉक कर देता है। ठीक है, जो M1 रिसेप्टर होता है और साथ ही साथ क्या होता है वॉमिटिंग सेंटर जो VC होता है, मैंने आपको बताया था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। अगर आपने नहीं पढ़ा है अच्छे से तो आप पीछे इसको पॉज करके पीछे जा सकते हैं इसी वीडियो में, वहां पे आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में दिख जाएगा आपको। ठीक है, जो वीसी रिसेप्टर वीसी जो सेंटर होता है वहां पे क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जो ब्रेन स्ट्रीम के अंदर सिचुएटेड होता है, जिससे क्या होता है कि जो मोशन सिकनेस और वर्टिगो ठीक तरह से हो पाए, इसके लिए इफेक्टिव होता है, और साथ साथ जो नोजिया और वॉमिटिंग है उसके लिए प्रिवेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, कॉमन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या हो सकता है? पहला क्या है, स्कोपोलामिन, जिसको हायोसिन भी बोलते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी यूज मोशन सिकनेस और पीओएन में पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है, डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं। 1 पेज आता है इसका 1.5 mg एवरी 72 आवर्स के लिए, और बच्चों के लिए जो चाइल्ड होते हैं उनके के लिए रिकमेंडेड नहीं किया जा सकता। रूट रूट क्या है इसका, ट्रांसडर्मल पैच होता है, आईवी और आईएम तीनों प्रकार से दिया जा सकता है। और हायोसाइलमिन हो क्या, तो जीआई रिलेटेड नोजिया के लिए, आईबीएस और पेप्टिक अल्सर के लिए दिया जा सकता है। 0.125 mg टू 0.25 mg एवरी 4 आवर्स के लिए दिया जा सकता है, बेस्ड ऑन वेट, डॉक्टर गाइडेंस। ठीक है, चाइल्ड के लिए बेस्ड ऑन वेट, जो वेट होता है वो डॉक्टर के गाइडेंस से ही दे सकता है इसको, क्योंकि जो पीडियाट्रिक डॉक्टर होता है ना वो बता सकते हैं, ओरल दिया जा सकता है इसको। ठीक है, एट्रोपिन देख लेते हैं। प्री एनेस्थीसिया नोजिया है, ब्रेडिकार्डिया के लिए यूज होता है। ठीक है, और एडल्ट के अंदर डोज के बाद 0.5 mg टू एवरी 3 to 5 मिनट। ठीक है, 0.5 mg एवरी 3 to 5 मिनट के लिए मैक्सिमम 3 mg दिया जा सकता है, और चाइल्ड के लिए 0.02 mg पर केजी के हिसाब से IVIM सबक्यूटेनियस दिया जा सकता है। ठीक है, डोज हो गया। अब इंडिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। मोशन सिकनेस वर्टिगो के लिए, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए दिया जा सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के लिए दिया जा सकता है। कॉन्स्टा इंडिकेशन एंड कॉजन्स के बारे में बात कर लेते हैं। नॉट रिकमेंडेड इन ग्लूकोमा, जो पेशेंट होता है ना, जैसे हाई प्रेशर हो गया, इंक्रीज हाई प्रेशर हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए नहीं दिया जा सकता। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जैसे बीएच, रिस्क ऑफ यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, उसके लिए नहीं दिया जा सकता। सीवियर कॉन्स्टिपेशन और वोवेल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन अगर है तो उसको नहीं दिया जा सकता, और बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब जो हमारे इंटेस्टाइन होता है ना, उसका जो बोवेल सिस्टम होता है ना, वो ऑब्स्ट्रक्शन मतलब इधर उधर हो गया है तो उसको भी नहीं दिया जा सकता। यूज विद कॉजन्स में देख लेते हैं। इल्डरली पेशेंट को लिए मतलब देना है, रिस्क हो सकता है कंफ्यूजन एंड फॉल्स का। चाइल्ड को नहीं दे सकते, प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को मतलब डॉक्टर से पूछ के ही देना है। साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकता है? कॉमन साइड इफेक्ट्स ड्राई माउथ हो सकता है, ब्लड विजन, ड्राउजीनेस एंड डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन एंड यूरिनरी डिटेंशन हो सकता है। फिफ्थ हो गया न्यूरोकाइनिन, जिस न्यूरोकाइनिन 1 NK 1 जिसको रिसेप्टर बोलते हैं, रिसेप्टर एंटागनिस्ट। ठीक है, न्यूरोकाइनिन फर्स्ट रिसेप्टर एंटागनिस्ट आर potent antiemetic drugs used to primarily and chemotherapy include nausea and vomiting and post operative nausea and vomiting के लिए यूज होता है। ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो NK1 रिसेप्टर होते हैं ना, क्या देखो, NK1 रिसेप्टर इन द ब्रेन स्ट्रीम वॉमिटिंग सेंटर एंड कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जो CTZ होता है ब्रेन स्ट्रीम के अंदर, जो मेडुला ऑब्लिगेंटा होता है ना, वहाँ पे VC होता है, वॉमिटिंग सेंटर होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो NK1 रिसेप्टर होता है ना उसको ब्लॉक कर देता है। जो NK1 मतलब न्यूरोकाइनिन 1 जो रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक कर देता है। प्रिवेंट बाइंडिंग एंड सब्सटेंस P विच इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगर नोजिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है, जो क्या होता है, जो सब्सटेंस P होता है ना, वो क्या करता है, उसके साथ बाइंड कर लेता है, जो
सब्सटेंस पी होता है ना, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नोजिया एंड वोमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वहीं पे जाके बाइंड कर लेगा और उसको ब्लॉक कर देगा, ऐसे काम करता है। कॉमन जो ड्रग होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। एप्रेपिटांट जो हो गया, फोसा फोसा प्रीपिटेंट हो गया, रोला पिटेंट हो गया, और नेटू पिटेंट प्लस फेलोनो स्टेट्रॉन जो हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट ड्रग देख लेते हैं, एप्रेपिटेंट। ठीक है, तो सी आई एन वी के लिए और पी ओ एन वी के लिए यूज होता है। डोसेज क्या होता है कि एडल्ट के अंदर 125 mg ऑन डे 1, देन 80 mg डे 2 डे 3। ठीक है, ये एडल्ट क्या हो गया। डोसेज 3 mg पर केजी, मैक्सिमम 125 mg हो सकता है डे 1 डे 2 mg पर किलोग्राम डे 2 डे 3, डे 2 या एंड डे 3 के लिए ओरल दिया जा सकता है। देन सेकंड ड्रग जो होता है सी आई एम वी, जैसे आई वी वर्जन ऑफ एप्रेपिटेंट के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, और डोसेज के बारे में बात कर लेते हैं। 150 mg IV वंस बिफोर कीमोथेरेपी एडल्ट के लिए, और चाइल्ड के लिए नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, रूट के बारे में बात कर लेते हैं तो आई। और रोलापिटेंट हो गया, सी आई एन वी लॉन्ग एक्टिंग के लिए यूज होता है। 180 mg वंस बिफोर कीमोथेरेपी एडल्ट के लिए डोसेज। और जो चाइल्ड के लिए होता है, सेफली इन चाइल्ड नॉट वेल स्टेबलाइज। ठीक है, चाइल्ड को सेफली दिया जा सकता है और वैसे रिकमेंडेड नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए स्टेबलाइज नहीं है ये। ठीक है, और ओरल रूट है इसका। और न्यू पे नेटिव पिटेंट प्लस फोलोनेस्ट्रोन क्या होता है, सी आई एन वी कॉम्बिनेशन विथ 5H33 एंटागनिस्ट। ठीक है, और 300 mg नीटोपिटेंट प्लस 0.5 mg फेलो फेलोनोस्ट्रोन वंस। ठीक है, नोट फॉर चाइल्ड। एडल्ट के लिए ये हो गया, और चाइल्ड के लिए कोई मतलब चाइल्ड के लिए नहीं है ये, और ओरल दिया जा सकता है। इंडिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। कीमोथेरेपी इंक्लूड नोजिया एंड वॉमिटिंग, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग, रेडिएशन इंक्लूड नोजिया एंड वॉमिटिंग, इनके लिए यूज होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन में सीवियर लीवर डिसीज, मेटाबॉलिज्म बाय लीवर। अगर मेटाबॉलिज्म लीवर जो लीवर डिसीज है, अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा ज्यादा तो उसको नहीं दिया जा सकता। पेजेंट टेकिंग CYP3A4 सब्सटेंस, एग्जाम्पल वॉरफेनिन, corticosteroid, oral contraceptives, डोज एडजस्टमेंट भी नीडेड। ठीक है, इसको नहीं दिया जा सकता। यूज विद कॉजन्स क्या हो सकता है, प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को नहीं दिया जा सकता। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है, कॉमन साइड इफेक्ट्स फैटिग, डिजीनेस, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन के लिए हो सकता है कॉमन साइड इफेक्ट्स। और सीरियस साइड इफेक्ट्स में हाइपर सेंसिटिविटी और रिएक्शंस रेयर बट सीरियस। ठीक है, अब देन लास्ट है हमारा कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। Corticosteroids are commonly used as antiemetics in combination with other drugs, especially for chemotherapy, include nausea and vomiting, CINV, and post-operative nausea and vomiting, PONV. They reduce inflammation and block transmitters involved in the vomiting reflex। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होता है, एक प्रकार का जो एंटीएमेटिक्स ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जा सकता है, और अदर जो ड्रग्स होते हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन में दिया जा सकता है। स्पेशली किसके लिए होता है, कीमोथेरेपी इंक्लूड नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए हो सकता है, जिसको CINV बोल सकते हैं, एंड साथ ही साथ PONV जो पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, स्पेशली इसी के लिए यूज होता है। और दे रिड्यूस इन्फ्लामेशन ऑफ एंड ब्लॉक न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व्स इन द वोमिटिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, ये किसके लिए क्या रिड्यूस करता है, जो इन्फ्लामेशन हो जाता है, जो हमारे ब्रेन में जो इन्फ्लामेशन हो जाता है, और साथ ही साथ जो न्यूरोट्रांसमीटर जो ब्लॉकर्स होते हैं ना उनके लिए, और जो वोमिटिंग रिफ्लक्स होता है ना उनके लिए यूज होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। सप्रेशन इन्फ्लामेशन, रिड्यूस पोस्टा ग्लैंडिन्स जो होता है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन जो प्रोडक्शन होता है ना जो ब्रेन स्ट्रीम के अंदर, वो क्या करता है, सप्रेस कर देता है, जो ठीक है रिड्यूस कर देता है जो इन्फ्लामेशन में आता है। ब्लॉक सब्सटेंस पी एन सीरोटोनिन रिलीज विथ आर इन्वॉल्व इन न्यूजिया। ठीक है, जो सब्सटेंस पी होते हैं मैंने आपको बताया था, और साथ ही साथ सीरोटोनिन जो होते हैं ना, जो क्या करते हैं, ये हमारे जो नोजिया वॉमिटिंग को ना लाने में हेल्प करते हैं, सिग्नल्स पहुंचाते हैं, तो इनको क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, जिससे क्या हो सके, जो वो नोजिया और वॉमिटिंग जो हो रहे हैं तो वो नहीं हो सके। इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ अदर एंटीएमेटिक्स लाइक सेरोटोनिन एंड NK1 एंटागनिस्ट। ठीक है, अगर ज़्यादा वो है
ठीक है। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होता है ना वो साथ ही साथ एंटाइमेटिक्स जो होता है सीरोटोनिन और एनके 1 जो एंटागनिस्ट होता है उनके साथ दिया जाए तो फिर और बेस्ट रहेगा। ठीक है। अब ड्रग्स के बारे में बात कर लेते हैं। डेक्सामेथासोन हो गया और मिथाइल मिथाइल प्रीडिन सोलोन हो गया। ठीक है। मिथाइल प्रीडिन प्रेडिनिसोन जो हो गया वो ड्रग होता है, 2 टाइप्स की। ठीक है। डेक्सामेथासोन हो गया वो किसके लिए यूज होता है, CINV PONV और रेडिएशन इंक्लूड नोजिया के लिए यूज होता है। डोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। 8 to 12 mg IV बिफोर कीमोथेरेपी, देन 4 to 8 mg डे फॉर 2 to 3 डेज के लिए दिया जा सकता है एडल्ट के अंदर। चाइल्ड के अंदर 0.15 mg किलोग्राम मैक्सिमम 10 mg दे सकते हैं। रूट IV सॉरी ओरल और IV दोनों टाइप से दिया जा सकता है। देन सेकेंड वाला जो ड्रग्स है मिथाइल मिथाइल प्रेडिनी सोलोन जो ड्रग होता है वो CINV नोजिया ड्यू टू ब्रेन स्वेलिंग के लिए दिया जा सकता है। CINV मतलब कीमोथेरेपी इंक्लूड नोजिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है। डोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। 40 to 125 mg IV दिया जा सकता है और चाइल्ड के अंदर 1 mg पर kg IV मैक्सिमम 40 mg दिया जा सकता है। ये ओरल और IV दोनों टाइप से दिया जा सकता है। इंडिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। कीमोथेरेपी इंक्लूड नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए दिए, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए दे सकते हैं। रेडिएशन इंक्लूड नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए दे सकते हैं। सीवियर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन ICD और क्रोन्स जो डिसीज होती है उनके लिए दे सकते हैं। और जिसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड कॉजन नॉट रिकमेंडेड। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, जो डायबिटीज अगर है उसको तो नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उसके अंदर जो ब्लड शुगर है वो और ज़्यादा हाई हो जाएगा। एक्टिव इन्फ्लामेशन, वीकनेस, इम्यून रिस्पॉन्स जो उसके अंदर कोई इन्फ्लामेशन है या फिर जो इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है ना वो वीक है तो उसके लिए नहीं दिया जा सकता। सीवियर गैस्ट्रिक अल्सर अगर उसको है तो नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसको ब्लीडिंग होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। यूज़ विद कॉजन, जैसे प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग के लिए देना, अगर देना चाहते हो तो डॉक्टर से पूछ के दे सकते हो और हाइपर सेंसिटिव पेशेंट को नहीं दे सकते। साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट्स हो गया इंक्रीज ब्लड शुगर अगर हो सकता है उसको, और मूड चेंजेस हो सकता है, इंसोम्निया, एंजाइटी हो सकती है, इंक्रीज एपेटाइट एंड वेट गेन हो सकता है। अगर ज़्यादा मात्रा में दिए जा रहे हैं मेडिकेशन तो उसको एपेटाइट जो हो सकती है, जो उसकी भूख लगने की जो क्षमता है वो अगर ज़्यादा हो जाएगी और वेट गेन होने लग जाएगा, बॉडी वेट बढ़ने लग जाएगा। सीरियस साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है, ओस्टियोपोरोसिस एंड मसल वीकेंड हो सकता है। ओस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियां कमजोर हो सकती है, मसल वीक हो सकता है, इम्यून सप्रेशन हो सकता है। ठीक है। ये लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। ठीक है। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।